लेकिन घर में फैले हुए अंधेरे और बाहर राज करते हुए सन्नाटे की वजह से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आधी रात बीत गई हो। जहांगीर की ख्वाबगाह के बंद दरवाजे की निचली चुरी से रोशनी की लकीर नजर आ रही थी। मैं वहां से गुजर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुले हुए दरवाजे में से आने वाली रोशनी में मुझे देखते ही सलमा हैरत से उछल पड़ी। कर कुछ नहीं रहा, यहाँ से गुजर कर ड्राइंग रूम में फ़ोन करने जा रहा हूँ। मैंने खिफत अमेज़ मुदाफाना लहजे में कहा, लानत भेजो ड्राइंग रूम पर, यहाँ मेरे कमरे से फ़ोन कर दो। अंदर से जहांगीर ने हाँक लगाई। उसकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो उस वक्त सरूर में आने लगा है। बातों ही बातों में हम खाना भी भूल गए। सलमा मुझे रास्ता देते हुए बोली, तुम्हें भूख लग रही है तो ज़रूर खाना खाओ। हम शाम को दोपहर का खाना खाने के बाद सीधे तुम्हारी तरफ आए थे, इसलिए अब खाने की ख्वाहिश नहीं है। मैंने उसकी ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए कहा। उस वक्त कौन याद आ गया जिसे फ़ोन करने जा रहे थे? जहांगीर ने बिस्तर पर ही मेरे लिए जगह बनाते हुए सवाल किया। सरूर में आने के साथ ही उसके जहन पर से मखदूज सूरत हाल का दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा था, तो एक लिहाज से अच्छा शुगर नहीं था। सलमा वीरा से खौफजदा है। अंदर हमने दिफा की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सोच रहा हूँ कि बाहर भी कुछ आदमी बुला लूँ। कुछ हो ही गया तो हरीफों को दोनों तरफ से घेर कर मारने में लुत्फ आएगा। सलमा को वहीं रुका हुआ देखकर मैं फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम तकल्लुफ़ न करो, अपने और जहांगीर के लिए खाना ले आओ। विस्की के बाद उसका मैदा खाली रहा तो ये मतलियाँ शुरू कर देगा। सलमा मेरा मुद्दा समझ गई, लेकिन कुछ बोले बगैर वहाँ से चली गई। मैंने सफाई पर से फ़ोन उठाकर ट्रेड लाइन का नंबर मिला। मेरे ख्याल था कि मुझे देर से जवाब मिलेगा, लेकिन दूसरी ही घंटी पर सिलसिला मिल गया और मैंने सैंडो की आवाज़ पहचान ली। मैं डैनी बोल रहा हूँ। तुम्हें वो घर याद है जहाँ हमने दिलदार आगा के दांत खट्टे किए थे? मैंने बराह रास्त मतलब की बात पर आते हुए कहा। क्या वहाँ पर कोई गड़बड़ होगी है? उसकी आवाज़ तजस्सुस समेज थी। इम्कान नजर आ रहा है, अपने आदमियों को लेकर पहुंचो और छुप कर इस मकान को घेर लो। मैं इस वक्त अंदर मौजूद हूँ। हो सकता है कि बाहर से कुछ लोग इस मकान पर हमला करने की कोशिश करें। तुमको हर कीमत पर उन्हें रोकना है, लेकिन इस कोशिश में अंदर दाखिल होने की कोशिश न करना, वरना अंदर फैले हुए निशान की गलतफहमी में तुम्हारे ही आदमी पर गोली चला देंगे। मैं जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है। उसी वक्त सुल्तान शाह की आवाज़ आई, जो मेरी बेखबरी में न जाने कब वहां आ खड़ा हुआ था और शायद मेरे फ़ोन से फारिग होने का मुंतज़िर था। ट्रांसमीटर कहाँ है? वहीं कमरे में साइड टेबल पर रखा हुआ है। उसने कहा। तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? उसे यहीं उठा लाते, वो तुम्हें करंट तो नहीं मार देता? मैंने कदर तीखे लहजे में कहा और वो खिफत अमेज़ अंदाज में सर झुका कर वापस चला गया। वो वापस आया तो उस वक्त भी ट्रांसमीटर पर वीरा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डैनी रिसीविंग। वीरा की तरफ से लाइन ओवर किए जाने के बाद मैंने अपनी आवाज़ को दानिस्ता खनूदा बनाकर चिल्लाए हुए लहजे में कहा, क्या मिर्ची चबा रहे हो? ओवर। उसने तंजिया लहजे में सवाल किया। अपने मतलब की बात करो, बार बार क्यों तंग कर रही हो? ओवर। मैंने बदस्तूर उकताहट का मुजाहरा करते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम कच्ची नींद से उठे हो। कमाल है कि इतनी जल्दी सोने के लिए लेट गए। क्या जहांगीर जल्दी सो जाने का आदी है? ओवर। उसने मकाराना लहजे में पूछा था। ये तो जहांगीर ही से मालूम करो, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा हूँ। ओवर। थोड़ी देर पहले तो तुमसे वहाँ मेरी बात हो रही थी, इतनी जल्दी वापस आकर सो भी गए? ओवर। उसके लहजे में हैरत और बेयकीनी का इम्तिजाज मौजूद था। आज सब बातों को छोड़ो और ये बताओ कि मेरी नींद क्यों ख़राब की है? ओवर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जहांगीर के घर पर मौजूद हो। ओवर। उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बेतबारी से कहा, गोया तुम इस वक्त सिर्फ यही मालूम करना चाहती हो? मैंने तल्ख लहजे में कहा, मैं कहीं भी हूँ, इससे तुम्हारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरी राह जुदा। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं जहांगीर के साथ शराब नोशी कर रहा था। ये खबर मिलने के बाद गजाला के साथ वहां से निकला। ये शराब ही का असर था कि मैं घर आते बिस्तर पर लेट गया, वरना मैं आमतौर पर देर ही से सोता हूँ। इतनी वजाहत के बाद उम्मीद है कि अब तुम्हारे ज़हन की खारिश दूर हो गई होगी। ओवर। तुम वहां से निकल ही नहीं सकते थे। मैं कैसे मान लूँ कि इस वक्त तुम अपने घर में हो? ओवर। उसने खुलकर अपने दिल की बात बयान कर दी। मैंने बटन दबाकर एक जानदार कहका लगाया और उसके यकीन को मजीद मुतजलजल करने के लिए कहा, तुम्हारे आदमी बहुत अहमक थे जो ट्रांसमीटर के साथ चौकीदार को जहरीला हलवा भी दे गए, और कबल अज वक्त तुम्हारे मंसूबे का राज मुझ पर फाश हो गया। वो हलवा खाकर दो कुत्ते आनंद वानंद में बेहोश हो गए। उसके बाद मेरे चूहेदान में रुका रहना मोहलक हो सकता था, इसलिए मैं निकल आया। ओवर। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम झूठे हो, तुम वहां से निकल ही नहीं सकते थे। ओवर। तुम इटली से ताज़ा यहाँ वारद हुई हो, इसलिए तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारा ठेकेदार किस कुमाश के आदमी फराहम करता है। उसकी नाकारा नफरी ने डीडी को मरवाया था और शायद तुमने भी उसी लालची ठेकेदार से राब्ता कायम किया। ओवर। उसकी चालबाजी की वजह से मैं भी उससे पहेलियों में तिश्ना गुफ्तगू कर रहा था, ताकि उसे मेरी किसी एक बात से अपन दो सवालों के जवाब न मिल सके। तुम किसकी और क्या बात कर रहे हो? ओवर। उसका लहजा एकदम सपाट हो गया और मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरी गुफ्तगू से वो परेशान हो गई थी। अपने तशवीश को छुपाने के लिए वो अमूमन इसी किस्म का अंदाज़े तकल्लुम इख्तियार करती थी, जो मेरे लिए अजनबी नहीं था। MRI दिन उर्फ माजे की बात कर रहा हूँ, जो आजकल का लेबर कंट्रैक्टर बना हुआ है। उसके आदमी अव्वल दर्जे के अहमक और नाकारा हैं।
मुझे मालूम है कि वो जदीद असलहे के साथ भोंडे अंदाज में जहांगीर का मकान गिर्द फैले हुए हैं, मगर बेहतरीन दस्ती असलहा भी भांडों को लड़ाका नहीं बना सकता। मालूम होता है कि दूसरे लोग अभी तक अपने 2 साथियों की लाशों तक नहीं पहुंच सके, जिन्हें हलाक करके मैं उनके फुसफुसे हिसार से बाहर निकला था। वरना मुझसे राब्ता कायम किए बगैर तुम्हें इल्म हो जाता कि अब मैं वहां नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे रोकना चाह रही थी। तुमने अपनी दानिश में बहुत होशियारी के साथ मुझे घेरने का मंसूबा बनाया था, जो परवान चढ़ने से पहले ही अपनी मौत आप मर गया। ओवर। तुम ब्लफ कर रहे हो, उसकी सपाट आवाज उभरी। कॉल के सच्चे हो तो जहां हो वहीं ठहरो। मैं वादा करती हूँ कि जरा भी तशद्दुद नहीं होगा। मैं तनहा तुमसे मिलने होगी। ओवर। गजाला के मिल जाने के बाद अब मेरे लिए तुम्हारी ज़ात अपनी दिलकशी खो चुकी है। मैंने जहरीले लहजे में कहा, एक ही शिकार पर मुंह मार मार कर हर शिकारी जल्द उगता जाता है, इसलिए तुम्हें ज़हमत करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे चारों तरफ से घेरने की नाकाम कोशिश के बाद तुम्हारा तनहा आने का दावा मुज़हक का खेज मालूम होता है। अपना दिल ही बहलाना है तो ऐसे लतीफ़े किसी ऐसे शख्स को सुनाओ जो तुम्हें ज़्यादा ना जानता हो। ओवर। ये शीम में मेरे वकार का मामला बन गया डैनी। उसका लहजा यक बयक मुफहमाना बल्कि खुशामदान हो गया। तुम सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए जहाँ हो वहीं ठहरो। बोल तुम्हारे मेरे आदमी जहांगीर के घर के गिर्द झक मार रहे हैं और तुम अपने घर पर हो। मैं तनहा तुमसे मिलने आती हूँ। मुझे तुमसे कुछ निजी और बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। ओवर। मुझसे निजी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं ना तुमसे शादी कर सकता हूँ ना तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। रही ज़रूरी गुफ्तगू तो वो तुम खासी देर से कर रही हो। मेरे बारे में तुम कोई गलत अंदाज़ा कायम न करना। अब पूरी बात किसी हद तक मेरी समझ में आती जा रही है। ओवर। तुम मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा शुबा कर रहे हो डैनी। उसका शिकायती लहजा बहुत रुमानवी था। पता नहीं तुम यक तरफा तौर पर मेरे बारे में क्या सोचे जा रहे हो। ओवर। मुझे मालूम है वीरा बेबी के अब जदीद ट्रांसमीटर्स में लोकेशन फाइंडर भी लगे होते हैं। चाहे तुम्हारे ऑपरेटर्स पर लगा हुआ कोई आला तुम्हें कुतुब नुमा पर मेरी पोजीशन और फासले से आगाह कर रहा होगा। तुम उसकी मदद से मुझ तक पहुंचना चाहती हो। अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझे ट्रांसमीटर भिजवाने की जरूरत क्यों महसूस की, लेकिन मैं निरा अहमक नहीं हूँ। तुमसे बात खत्म करके मैं अपना ऑपरेटर्स ऑफ कर दूंगा। इसकी पावर सप्लाई के साथ ही हर सिग्नल भी ऑफ हो जाएगा और तुम्हारा लोकेशन फाइंडर मेरे बारे में अंधा होकर रह जाएगा। चलो मैं वादा करता हूँ कि रात भर अपने घर पर ही रहूंगा। हो सके तुम मुझ तक पहुँच कर दिखा दो। अभी तक मुझे सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि तुमने मुझे ट्रांसमीटर क्यों भिजवाया, मगर अब यह ख्वाहिश दूर हो गई है। ओवर। तुम बहुत बड़बोले हो गए डैनी। उसका लहजा खुश्क और खुरदरा हो गया। तुम बिला वजह मुझे सख्त रवैया अपनाने पर मजबूर कर रहे हो। तुमने लोकेशन फाइंडर की बात छेड़ी है तो कान खोल कर सुन लो। जब पिछली बार मैंने तुमसे बात की थी तो तुम्हारी लोकेशन बिल्कुल वही थी जो इस वक्त मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पोजीशन में सर मुंह भी फर्क नहीं आया। तुम जहाँ थे वहीं मौजूद हो। हलवे के बारे में शायद तुम्हें पता चल गया हो, लेकिन मेरे 2 आदमियों के कत्ल का दावा बकवास है। इस वक्त तो जहांगीर के घर से कोई साया भी बाहर नजर आया तो उस पर चारों तरफ से नादीदा हाथ आग का जहन्नुम खोल देंगे। हिम्मत है तो घर से बाहर कदम निकाल कर दिखा दो, मैं तुम्हें सुरमा मान जाऊंगी। ओवर। आखिर तुम्हें सच बोलना ही पड़ गया। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, तुम खुलकर मेरे सामने आ गई हो, इसलिए अब काबिल अमल तजावीज़ और समझौते का ढकोसला ख़त्म करो और ये बताओ कि मुझे मारने के लिए जिमी लॉयड से कब तक की मोहलत लेकर आई हो। ओवर। तजावीज़ अपनी जगह बरकरार है। उन्हें कबूल कर लोगे तो जिंदा और फायदे में रहोगे, उन्हें ठुकराया तो दुनिया के किसी भी कोशे में पनाह हासिल न कर सकोगे। ये अच्छा हुआ कि हमारे कार्ड्स कबल अज वक्त एक दूसरे के सामने खुल गए। अब हम किसी हेर फेर के बगैर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओवर। मेरे ना कोई कार्ड्स थे और ना खुले हैं। तुम इब्तिदा ही से बदनीति से मुझे घेरना चाह रही थी, लेकिन देख लो कि मैं जुबान से कुछ न कहने के बावजूद इब्तिदा से तुम्हें समझ रहा हूँ। इसलिए ना तुम्हारा मोहब्बत आमेज बुलावा मेरी राल टपका सका और ना ही तुम्हारी मौजूदा साजिश कामयाब हो सकी। अगर मेरे गिर्द तुम्हारे आदमियों का घेरा है तो उनके गिर्द मेरे आदमी भी तैयार खड़े हैं। आज रात अगर कोई मार्का छिड़ गया तो ये याद रखना कि फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम्हारे खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई से न रोक सकेगी। अब मैं ज़्यादा देर बातें करके तुम्हें मजीद मोहलत नहीं देनी चाहता, इसलिए एक बार लाइन ओवर करके ऑपरेटर्स ऑफ कर दूंगा। ओवर। तो मुझे चैलेंज दे रहे हो। ओवर। उसकी आवाज़ धमकी आमेज थी। मैंने अपने वादे के मुताबिक कोई जवाब दिया बगैर सिलसिला मुनक़ता करके ऑपरेटर साफ कर दिया। तो ये खेल चल रहा है। बात खत्म हो जाने पर जहांगीर एक तवील सांस लेकर बोला, तुम्हें सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी हमें एक लफ्ज़ नहीं बताया। यह ज़्यादती है डैनी। हम गले गले तुम्हारा साथ देने वाले हैं, हमसे तो इतनी पर्दापोशी नहीं की जानी चाहिए। मैं सिगरेट सुलगाते हुए खंदा पहचाने के साथ बोला, वीरा की इस वक्त की काल मेरे लिए नेमत गैर मुतरक्कबा साबित हुई है और मैंने सब कुछ उसकी बातों को और कुछ अपने अंदाज़ों से समझा, वरना अभी तक मैं यही समझ रहा था कि वीरा ने मुझे ट्रांसमीटर सिर्फ ये जताने के लिए भेजा है कि वो जब और जहाँ चाहे मुझ तक पहुँच सकती है। मगर ये तो खेल ही दूसरा है। मुझे अपनी खुशकिस्मती की सिर्फ इतनी बात नजर आई है कि वो बराह रास्त मुझे मारना नहीं चाहती बल्कि अपनी राह पर लाना चाहती है।
लेकिन अंधाधुंध गोलियां चलती हैं तो वो किसी को नहीं पहचानती, सलमा ने कहा। उसी दौरान वे किसी वक्त खाने की ट्रे लेकर कमरे में आ गई थी। मुकाबले में गिरने वाले खून की पहली बूंद तुम्हारी भी हो सकती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये वीरा औरत नहीं, पूरी चुड़ैल है। अब देखो कि आज की रात यहाँ क्या होता है। अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ रुक गए, वरना बाहर निकलने पर बेखबरी में उन ओनियों का निशाना बन सकते थे। बल्कि ये भी अच्छा हुआ कि अब ये दोनों हमलावरों की यलगार रोकने में हमारा साथ दे सकेंगे। जहांगीर ने सलमा के लहजे और अल्फाज में छुपे हुए तंज को महसूस करते हुए गिरा लगाई। मेरे पेट में होल से गिरें पड़नी शुरू हो गई हैं। सलमा थूक निकलती हुई बोली, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, तुम जल्दी से 2 लुकमे खा लो, फिर पता नहीं कब खाना नसीब हो। इतनी कनूती ना बनो। जहांगीर ने ट्रे की तरफ मुतवज्जा होते हुए होले से उसे डांट दिया। सुबह का नाश्ता हम सब मेज पर एक साथ करेंगे, तुम भी मेरा साथ दो। सलमा उस वक्त शदीद ज़हनी इंतजार में मुब्तला होती नजर आ रही थी, लेकिन उसने जहांगीर के इसरार को नहीं टाला और खामोशी से उसके साथ खाने में शरीक होगी। कहाँ चले? मुझे उठता हुआ देखकर जहांगीर ने मुंह में मौजूद लुकमा निकलते हुए सवाल किया। तुम दोनों खाना खा लो, मैं सुल्तान शाह के साथ छत पर से बाहर का जायजा लेकर आता हूँ। मैंने कहा, अगर कोई टार्च हो तो दे दो, मैं गैर जरूरी तौर पर बल्ब रोशन नहीं करना चाहता। जहांगीर के मां पर उसकी बेड साइड टेबल के दराज से टार्च निकाल कर मैं बाहर चला गया। लोड की हुई राइफल सुल्तान शाह ने उठाई और अपने कमरे में से सब मशीन गन मैंने ले ली और हम ऊपर जाने वाली सीनों का बंद चौबी दरवाजा खोलकर ऊपर तारों भरे आसमान तले पहुंच गए। रात सर्द थी और हल्की हल्की हवाएं चलने की सबब सर्दी का एहसास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उस मकान के कुर्बो जवार में मकानात हल्की सी कोहर में लिपटे हुए थे। स्ट्रीट लैंप से और मकानात में नजर आने वाली रोशनियों पर भी ख्वाबनाक सी धुंध छाई हुई थी। हर तरफ गहरा सकूत तारी था। उस इलाके के मकीन आने वाले भयानक लम्हात से बेखबर है, अपने अपने घरों में शायद शब बसरी की तैयारियों में मसरूफ थे। छत पर गहरे अंधेरे में धुंध होने के बायस नीचे कहीं से हमारा देख लिया जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने छत के किनारों पर बनी हुई दीवार से देखा कि मकान में जहांगीर की ख्वाबगाह के सिवा तमाम कमरों की रोशनियां जरूर खुल थी, लेकिन अहाते में चारों तरफ इक्का दुक्का बल्ब उस तरह रोशन थे कि कोई भी हिस्सा मुकम्मल तारीकी में नहीं था। एक चौकीदार बहुत मुस्तैदी के साथ अपनी राइफल कंधे पर लटकाए अपने सायादार कैबिन में चौकी पर बैठा हुआ था। कुल बदर खान अकबी हिस्से में गश्त कर रहा था और एक तीसरा शख्स आम के तनावर दरख्त पर मजबूत शाखों के दरमियान मोर्चा लगाए बैठा हुआ था। बकिया 3 किसी ऐसी कमीनगाह में पोशीदा थे जो हमारी नजरों से ओझल थे। आते से बाहर कहीं भी किसी किस्म की कोई मुश्तबा नकलो हरकत नजर नहीं आ रही थी। वीरा ने अपने इब्तदाई मंसूबे में जहांगीर के घर में मौजूद चौकीदारों को बेहोश करने का इंतजाम किया था, जिससे अंदाजा होता था कि वो अपने हमायतियों के साथ खामोशी से घर में दाखिल होकर हम पर शब खून मारने का इरादा रखती थी और किसी वाज़ेह धूम धड़के के बगैर खास तौर पर मुझे अपना कैदी बनाना चाहती थी। अगर उसका मंसूबा बरकरार रहता तो उस पूरी कार्रवाई में ज़्यादा नफरी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी। हल्के दस्ती असलहे से मुसल्ला 2-4 आदमी भी कामयाबी से वारदात करके फरार हो सकते थे, लेकिन वीरा से ट्रांसमीटर पर होने वाली मेरी आखिरी गुफ्तगू के नतीजे में वीरा को इल्म हो गया था कि जहरीले हलवे का राज फाश हो गया था। इसलिए उसे अपने प्रोग्राम पर नजरसानी करके नफरी में इजाफा करना पड़ गया होगा ताकि अंदर मौजूद मुहाफिजों से मुकाबला किया जा सके। हम में से एक आदमी छत पर मौजूद रहे तो हर तरफ निगाह रखी जा सकती है। सुल्तान शाह ने धीमी आवाज में अपनी राय का इज़हार किया। अव्वल तो सर्द हवाएं उस एक आदमी की कुल्फी जमा देंगी, फिर जब अंधाधुंध फायरिंग की नौबत आएगी तो कोई भी भटकी हुई गोली उस एक आदमी की खोपड़ी में हवादान भी बना सकती है। मैंने कहा, तुम नीचे चले जाओ, मैं ऊपर रुक जाता हूँ। उसने पेशकश की, बात मेरी और तुम्हारी नहीं खतरे की है। ऐसा नहीं है कि गोली तुम्हारी खोपड़ी में दाखिल होने की बजाय उछट कर कहीं निकल जाएगी, जरूरत पेश आई तो ऊपर आ जाएंगे। उसने मेरी राय तस्लीम कर ली थी, लेकिन फिर भी हम दोनों गैर जरूरी तौर पर बहस करते हुए नीचे आके चारों एक ही कमरे में मौजूद थे। सलमा की बेआरामी के ख्याल से मैंने जब भी उठने का इरादा किया, जहांगीर ने मुझे सख्ती से रोक लिया। सलमा ने हल्की आंच पर गैस से चलने वाला रूम हीटर ऑन किया हुआ था, जिसकी वजह से कमरे में सुकून परवर हरारत रची हुई थी। लेकिन इंतजार की भी एक हद होती है, ख्वाह वो मौत का ही क्यों ना हो। एक मरले पर इंसान उकता कर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सब कुछ ऐसी की तैसी में जाए, जब बुरी घड़ी आएगी तो देखा जाएगा। वही कुछ हमारे साथ भी हुआ। 1:30 बजे तक हर तरफ रात का सन्नाटा छाया रहा तो सब पर उकताहट तारी होने लगी और मेरे तो आसाब तक चटकने लगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि वीरा एक बार कोई बात तय करके पीछे हटने वाली औरत नहीं थी। तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, पता नहीं वो लोग रात के किस हिस्से में पेशकदमी करने का फैसला करें। जहांगीर ने हमदर्दाना लहजे में मुझे मशवरा दिया। मैं मुस्कुराता उठ गया। तखलिया चाहने का खूबसूरत तरीका है। वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो गए, तुम्हें इस वक्त किसी किस्म की वर्जिश के बजाय खालिस आराम की जरूरत है। सुल्तान शाह गुफ्तगू का रुख भांप कर फौरन जहांगीर की ख्वाबगाह से निकल गया था। तुम बहुत सुअर हो गए हो, जहांगीर खिफतअमेज़ मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरा ये मतलब नहीं था, बहरहाल जो भी मतलब था वो पूरा हो गया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जागता रहूंगा। जिस वक्त भी
तुरंत महसूस करो बिला तकल्लुफ आवाज देने लगा। वैसे भी मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहेगा। मैं वहां से निकलकर बराबर वाले कमरे में आ गया। सुल्तान शाह आते ही बिस्तर पर दराज हो चुका था। मैंने भी कमर सीधी करने के लिए बिस्तर संभाल लिया। सुकून, खामोशी और तखलिया मुयस्सर आती मेरा जहन सैंडो की तरफ भटक गया। मुझे उसे हदायत दिए कई घंटे गुजर चुके थे और मेरा ख्याल था कि वो उस वक्त तक अपने मुसल्ला आदमियों के साथ कुर्बो जवार में घेरा डाल चुका होगा। वो इलाका कुछ उस तरह बसाया गया था कि किसी भी गली में या सड़क पर दो अफराद एक दूसरे की नजर में आए बगैर ज्यादा देर तक एक साथ नहीं ठहर सकते थे। उस एतबार से सैंडो के आदमी को बहुत देर पहले वीरा के आदमियों से भिड़ जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि दोनों में से कोई एक फरीक मुकाबले का खतरा मोल लिए बगैर पसपाई इख्तियार कर गया था, या वीरा ने अपनी हिकमत अमली बदल ली थी। मैं उन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ था कि अचानक राइफल के पुरहोल धमाके ने रात के सन्नाटे का सीना मशरू कर दिया। उसी के साथ फिजा में एक दिलदोज इंसानी चीख उभरी थी। हम दोनों इख्तियार अपने बिस्तरों से नीचे उतर आए और अपना अपना हथियार संभाल दिया। उसी वक्त जहांगीर भी अपनी 2 नाली राइफल संभाले वही आ गया। उसके पीछे सलमा थी, जिसका बदन खौफ से कांप रहा था। टकराव शुरू हो गया। जहांगीर की आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। आवाज करीबी से आई थी। उस पहले फायर के बाद मैं मुश्किल चंद सानिये के लिए फिजा पुरसुकूत तारी रहा। फिर अचानक ही फिजा भांत भांत के असलहे की फायरिंग के शोर से लर्ज उठी। उस शोर में छोटे और बड़े खुदकार और नीम खुदकार असलहे की मिलीजुली आवाजें शामिल थी और पहले फायर के बाद सन्नाटे में वो आवाजें यक ब यक और इतनी शिद्दत के साथ गूंजनी शुरू हुई थी जैसे पहले फायर ने जहन्नुम की किसी कहानी का सुराग खोल दिया। शिद्दत की बिना पर महज आवाजों से यह क्यास करना मुमकिन नहीं था कि उनमें से किसका पलड़ा भारी था। तुम दोनों मियाँ बीवी यहीं ठहरो और तुम मेरे साथ आओ। मैंने ट्रांसमीटर उठाकर सुल्तान शाह को इशारा करते हुए कहा। उसने गोलियों का एक डिब्बा और मैगजीन की चंद फाजिल पेटियां उठाई और हम दोनों तेजी के साथ छत की तरफ जाने वाले सीने की तरफ बढ़ गए। रास्ते में ही मैंने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। छत पर से बाहर का मंजर बहुत मुहिब और रूह फरसा नजर आ रहा था। हल्की हल्की कोहर में जली हुई बारूद के धुएं की बू बहुत तेजी के साथ हर तरफ फैल चुकी थी। चारों जानब की गलियों में मुख्तलिफ समतों से फिजा में शोले तैरते हुए नजर आ रहे थे। जो जहां है वही ठहरा हुआ है। सुल्तान शाह तशवीश आमेज लहजे में बुड़बुड़ाया। जो भी कमजोर होता इतने जबरदस्त सल्ले में उसके पैर उखड़ जाते। दोनों तरफ ही पूरी तैयारियां मालूम होती हैं। हमें यह भी पता नहीं कि हमारे हामी किस तरफ और कहाँ है। टैनी कालीन, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो वो फौरन जवाब दे। ओवर। मैंने ऑपरेटर्स का बटन दबाकर अपना पैगाम नशर किया। उस वक्त वीरा से कुछ छेड़छाड़ करके सूरत हाल के बारे में कोई मुफीद बात मालूम की जा सकती थी, वरना रूह फरसा इंतजार के अलावा कोई राह नहीं थी। आखिरकार तुम्हारी आंख खुली गई। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद ही रिसीवर पर वीरा की आवाज़ सुनाई थी। शायद वो उस वक्त मैदान कारजार में मौजूद थी, क्योंकि उसकी आवाज़ के पस मंजर में फायरिंग की बाज गश्त सुनाई दे रही थी, जो फिजा से बराह रास्त भी मेरे कानों में आ रही थी। देख लो कि मैं आ गई हूँ और मेरे लोकेशन फाइंडर पर तुम इस वक्त मुझसे 10 दर्जे शुमाल में सिर्फ 180 मीटर के फासले पर हो। मैदान साफ होते ही मैं एक दौड़ लगाकर तुम तक पहुंच सकती हूँ। ओवर। मगर 180 मीटर की यह दौड़ आसान नहीं होगी। तुम आई हो, तुमने ये भी देख लिया कि मैंने तुम्हारे इस्तकबाल का शयान शान बंदोबस्त किया है। ओवर। रुकावटों को गुजारना और तोड़ना मेरा महबूब मशगला है। उसकी आवाज में जरा भी तशवीश नहीं थी। क्या तुम अपने आदमियों की कमान खुद कर रहे हो? ओवर। अगर तुमने किसी को मामूर नहीं किया तो जाहिर है कि यह मेरी जिम्मेदारी है। ओवर। उसके सवाल पर मैं माथा ठिनका था, क्योंकि उस वक्त उसका कोई महल नहीं था। मुझसे 10 दर्जे शुमाल में 180 मीटर के फासले पर जहांगीर का मकान है। उसकी आवाज़ सुनाई थी। उधर से अभी तक मेरे आदमियों पर एक भी गोली नहीं चलाई गई है। सारी फायरिंग पीछे से हो रही है। इसका मतलब है कि तुम घर में घुसकर अपने आदमियों को मरवा रहे हो, जब ही वो सोचे समझे बगैर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे। शायद तुम्हें इल्म ना हो कि मुझे आर्मरी में खासी महारत हासिल है। तुम्हारे आदमियों के असले की गूंज से मैंने अंदाजा लगाया है कि उनकी कुल तादाद 8 से ज्यादा नहीं है। ओवर। बहुत काबिल हो, मैंने तंजील लहजे में कहा। अब शायद तुम उन 8 में नर और मादाओं का तनासुब बताने के बाद ये भी बता सकोगी कि उनमें कितने बालिग और कितने नाबालिग हैं। ओवर। वो जिस तरह अंधाधुंध असलिहा बर्बाद कर रहे हैं, उससे तो यही अंदाजा हो रहा है कि वो सब नाबालिग हैं या फिर अपने अंजाम से खौफजदा है। अगर तुम वाकई उनकी अमली कमान कर रहे हो तो पूरी तौर पर उन्हें 30 सेकंड के लिए अपनी फायरिंग का हुक्म दो। ओवर। मैं अहमक नहीं हूँ, फिर यही मुतालबा मैं तुमसे भी कर सकता हूँ। ओवर। मैंने उसे टालने की नीयत से रवा रवे में कहा। ये लो। उसके फिक्रे के साथ ही यक व यक फायरिंग की आवाज में हैरतनाक सुरात के साथ कमी आती चली गई और चंद ही सेकंड में फायरिंग के शोर आधे से भी कम रह गया। वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि 2 में से किसी एक फरीक ने हाथ रोक लिया था और दूसरा फरीक बिला वजह गोलियां बरसाए जा रहा था। देख लिया मेरी कमान का असर? ओवर। वीरा की फखर आमेज आवाज उभरी। पता नहीं इन ओछी हरकतों के जरिए तुम क्या साबित करना चाह रही हो?